बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स के कितने टाइप होते हैं? हम ब्रायोफाइट्स को देखें कि ब्रायोफाइट्स को हम लोगों ने कहा कि ये एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी प्लांट किंगडम का एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको कहीं ना कहीं पानी और लैंड दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ब्रायोफाइट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो तरीके से हम ब्रायोफाइट्स को पढ़ते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है? एक होता है लिवरवॉर्थ और एक होता है मॉसेस। मॉसेस हमने अभी भी कंप्लीट किया है, जिसको हम कहते हैं ब्रायोप्सिडा, जिसमें हमने फिनेरिया को पूरा पढ़ा और स्फैग्नम को पूरा पढ़ा है। हमसे अगर मॉसेस के बारे में पूछेगा तो हम फिनेरिया या स्फैग्नम किसी के एग्जाम्पल को लेकर उसको समझा सकते हैं, और मॉसेस को हम कहते हैं ब्रायोप्सिडा। अब बात आते हैं हम लिवरवॉर्थ पे। लिवरवॉर्थ को हम कहते हैं हिपैटिकोप्सिडा। याद रखना है, लिवरवॉर्थ को हम कहते हैं हिपैटिकोप्सिडा, और ये क्या होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं। जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट और शेडी प्लेस में पाए जाते हैं, यानी एक ऐसे जहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो थैलस बॉडी होती है, और इनके पास रूट के जहाँ राइजॉइड्स पाए जाते हैं। और रिप्रोडक्शन का जो सब तरीका होता है इनका सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल में तो गैमेट फॉर्मेशन होता है और उसका फ्यूज़न होता है। ये सेक्सुअल थोड़ा सा अलग होता है। इन द केस ऑफ द मार्केंशिया, मार्केंशिया की जो बॉडी होती है उस बॉडी के ऊपर, मार्केंशिया की जो बॉडी होती है उसके ऊपर छोटे छोटे कप पाए जाते हैं, उसको कहते हैं जेमा कप। इस जेमा कप के अंदर जेमेई होता है। ये जेमेई जो होता है वो एसेक्सुअल बॉडी है, वो बॉडी से डिटैच होता है, और डिटैच होने के बाद एक नया प्लांट बना लेता है। तो एसेक्सुअल वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेमा कप, जेमा कप किसमें पाया जाता है? इन द केस ऑफ मार्केंशिया, और वो बॉडी से डिटैच होता है। डिटैच होने के बाद वो क्या कर लेता है? एक नया प्लांट बना लेता है। स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। क्या होता है टेरिडोफाइट्स? टेरिडोफाइट्स जैसे हमने पहले पढ़ा थैलोफाइटा, फिर हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा, उसी तरीके से अब हमारा क्या आता है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, यानी इनके अंदर किसी भी तरीके का फ्लावर नहीं बनता, यानी फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर रिप्रोडक्शन होगा तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। यानी रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? स्पोर फॉर्मेशन से हो रहा है। कहाँ पाए जाएंगे? मॉइस्ट प्लेस, यानी जहाँ पर हल्का सा नमी होगा वहाँ पर ये पाए जाएंगे। और इनको क्योंकि गैमेट्स के ट्रांसफ़र करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो जो कि हम ब्रायोफाइट्स में भी पढ़े थे कि उसको भी पानी चाहिए होता है स्विम करने के लिए। ब्रायोफाइट जो होते हैं ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, यानी जितने भी प्लांट हम अभी पढ़े, थैलोफाइटा पढ़े, ब्रायोफाइटा पढ़े, उसमें से कोई भी ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं था। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनको हम ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, पहले ज़मीन वाले प्लांट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ट्रू जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, इसी वजह से इनको हम ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, जिसकी मदद से ये पानी को खींचते हैं। जैसे हम ब्रायोफाइट को कहते हैं कि एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक उसी तरीके से इसको हम कहेंगे रेप्टिलिया ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहेंगे इसको रेप्टिलिया ऑफ द प्लांट किंगडम? इसलिए क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसे रेप्टाइल्स लैंड पे पाए जाते हैं, वैसे ये भी कहाँ पाए जाते हैं? लैंड पे पाए जाते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है, मैंने पहले भी बताया था कि स्पोरोफिटिक स्टेज, फिर गैमेटोफिटिक स्टेज, फिर स्पोरोफिटिक, यानी स्पोरोफिटिक स्टेज और गैमेटोफिटिक स्टेज एक ही लाइफ साइकिल में अल्टरनेट होकर आती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनके पास जो मेन स्टेज होता है, डोमिनेंट स्टेज होता है, वो डिप्लॉयड होता है, इसलिए इनकी जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक है। और इनके अंदर डोमिनेंट फेज जो होता है वो स्पोरोफिटिक स्टेज होता है। गैमेटोफिटिक स्टेज जो होता है वो डोमिनेंट नहीं होता है, इनकॉन्स्पियस होता है। स्पोरोफिटिक स्टेज हमेशा डिप्लॉयड होता है, और गैमेटोफिटिक स्टेज कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। गैमेटोफिटिक स्टेज की खासियत क्या होती है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और गैमेटोफिटिक स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्रोथैलस। समझते हैं कि स्पोर्स कैसे होते होंगे। स्पोरोफिटिक स्टेज में जो स्पोर्स बनते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक को हम कहते हैं स्पोरोफिल्स और एक को हम कहते हैं स्ट्रोबिलस। कुछ भी बन सकता है, स्पोरोफिल्स भी बन सकता है, स्ट्रोबिलस भी बन। स्पोरोफिल दो तरीके होते हैं, मेल वाले को माइक्रोस्पोरोफिल और फीमेल वाले को मैक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल सेलेजिनेला में मिलता है, और मैक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं वो फर्न्स में मिलते हैं। स्ट्रोबिलस कौन को कहते हैं? वो सेलेजिनेला में मिलता है। जो रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि ये स्पोरोफिटिक स्टेज इनकी डोमिनेंट होती है, मियोसिस होता है, स्पोर बनाता है, स्पोर फिर क्या बनाता है? प्रोथैलस बनाता है, प्रोथैलस से गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, और फिर क्या बनता है? स्पोरोफाइट बनता है।
तो टेरिडोफाइट्स में हम मेनली जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो क्या है, काफ़ी बड़ी है, और जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो छोटी है। यानी स्पोरोफिटिक स्टेज जो होता है वो डोमिनेंट है, गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो इनकॉन्स्पियस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेरिडोफाइट्स में याद रखने की चीज़ है वो ये है कि इनके पास जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा, जो कि अभी तक किसी के पास पाया नहीं गया था। और दूसरी बात ये क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी इनके अंदर किसी भी तरीके का फ्लावर नहीं पाया जाता है। स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट के पहले एग्जाम्पल के साथ, जिसका नाम है फन। फन को समझते हैं कि फ़न की लाइफ साइकिल कैसे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ साइकिल ऑफ द फन। पहली बात तो फन का जो डोमिनेंट स्टेज होता है वो स्पोरोफिटिक स्टेज है। स्पोरोफिटिक स्टेज का मतलब हम बात किए हैं कि डिप्लॉयड स्टेज, जो डिप्लॉयड स्टेज होता है वो फन का क्या है, डोमिनेंट स्टेज है। अब अगर ये डोमिनेंट स्टेज है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है, उसके ऊपर लीव्स होती हैं। इस लीफ को हम कहते हैं फ्रॉन्ड, याद रखेंगे, लीफ को हम कहते हैं फ्रॉन्ड। और लीफ कैसी होती है, पिन्नेटली कंपाउंड। अगर लीफ एक ही ब्रांच से निकलती है तो इसको हम कहते हैं सिंपल लीफ, लेकिन अगर लीफ कुछ इस तरीके से निकलती है रैचिस में तो इसको हम कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो यहाँ जो लीफ है उसको हम कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड, और एक को हम कहते हैं लीफलेट। हम देखेंगे कि इस लीफलेट का एक को अगर हम निकाल कर देखें तो एक को हम कहते हैं सोरी, एक लीफलेट को हम कहते हैं सोरी। और उस सोरी के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है कि उसको हम इनलार्ज कर दें नीचे की ओर, इसमें क्या होता है, राइजॉइड होता है, इसको हम स्टेम कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। इनलार्ज करें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको यहाँ ये स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं इंडूशियम, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोरस। इस पूरे को हम सोरी कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, सोरस। इस सोरस का हम देखें ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्पोरोगोनियम यानी इसके अंदर स्पर्म होगा, इस तरीके से होता है। ये होता है स्टोमियम, जहाँ से स्पोर्स बाहर निकलने होते हैं। अंदर होता है स्पर्म मदर सेल, बाहर होता है एन्यूलस, ये होता है स्टॉक। ये जो स्पर्म मदर सेल है ये बाहर आएगा, जब बाहर आएगा तो उसका मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो बहुत ढेर सारे स्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि मियोसिस हुआ है। ये स्पोर्स जो होंगे वो दो तरीके हो सकते हैं सारे स्पोर आइडेंटिकल हो सकता है सारे स्पोर्स डिफरेंट हो। अगर आइडेंटिकल होगा तो होमोस्पोरस और डिफरेंट होगा तो हेटेरोस्पोरस। जनरली जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें कॉमन यही होता है कि होमोस्पोरस होते हैं, पर सेलेजिनेला में अगर हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, हेटेरोस्पोरस। ये स्पोर्स क्या होते हैं, गैमेटोफाइट स्टेज को ग्रोथ देते हैं, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है। जो एक गैमेटोफाइट यानी प्रोथैलस होता है वो हार्ट शेप का होता है, जिसके ऊपर की ओर आर्किगोनिया, नीचे की ओर एंथीरिया पाया जाता है, और इसमें राइजॉइड पाया जाता है। ऊपर वाले नॉच को हम एपिकल नॉच कहते हैं। यही प्रोथैलस जो होता है फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन करके गैमेट्स निकाल के फिर से डिप्लॉयड स्टेज बना देता है। तो ये लाइफ साइकिल है किसकी, फन की। इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इसमें समझने वाली है तो पहली चीज़ है कि स्पोर्ट्स के यहाँ कितने टाइप के हैं, और दूसरी चीज़ स्पोरोफिटिक स्टेज देखने में कैसा लगता है, और तीसरी चीज़ प्रोथैलस स्टेज देखने में कैसा लगता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर टेरिडोफाइट को क्लासिफाई किया जाए तो वो 4 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। याद रखेंगे टेरिडोफाइट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो 4 पार्ट में क्लासिफाई होंगे, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ये 4 क्लासिफिकेशन है। हमें इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बस हमें एग्जाम्पल याद करना है। साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल साइलोटम, लाइकोप्सिडा का सेलेजिनेला, स्फेनोप्सिडा का इक्विसिटम एंड टेरोप्सिडा का टेरेस। तो ये एग्जाम्पल हमें बस याद करने हैं। इम्पॉर्टेंट क्या आता है टेरिडोफाइट्स में, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। क्या इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सबसे पहले मार्शीलिया का स्पोरोकार्प हम लोग खाते हैं, यानी इस मार्शीलिया का स्पोरोकार्प जो होता है वो एडिबल है, तो ये पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट हो गया। फन जो होता है वो सॉयल को सॉयल इरोजन होने से प्रोटेक्ट करता है, तो ये दूसरा हो गया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इक्विसिटम जो होता है वो काफ़ी रफ होता है, तो जब किसी चीज़ पे पेंटिंग करने है तो उसके पहले जो स्क्रबिंग करते हैं वो इक्विसिटम से कर लेते हैं। एजोला जो होता है वो एनाबेना बैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया के साथ एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है और बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन।
और लास्ट में आता है लाइकोपोडियम, जो कि लंग्स और किडनी के जो ट्रीटमेंट होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट होते हैं उसके लिए लाइकोपोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। हमने थैलोफाइटा पढ़ लिया, हमने ब्रायोफाइटा पढ़ लिया, हमने टेरिडोफाइटा पढ़ लिया और हम स्टार्ट करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म 2 वर्ड से बना है, जिम्नो एंड स्पर्म। जिम्नो मीन्स होता है नेकेड एंड स्पर्म मीन्स होता है सीड, यानी जो इनके अंदर सीड पाई है, ये पहले प्लांट पाए जा रहे हैं जिसमें सीड पाई जा रही है। अभी तक किसी में सीड नहीं मिला था, तो ये पहले प्लांट है जिसमें सीड मिल रहा है, और सीड भी कैसी मिल रही है, नेकेड है, यानी सीड कोट नहीं पाया जाएगा। इस जिम्नोस्पर्म की लगभग 900 स्पीसीज अभी तक रिपोर्टेड की गई हैं, कि लगभग 900 स्पीसीज होती हैं, और सब के सब कहाँ पाई जाती हैं, कूलर एरिया में, जहाँ ठंड होती है वहाँ की ओर पाई जाती हैं। अभी तक हमने देखा था कि ठीक तरीके से ना रूट डेवलप हो रहा था, ना शूट डेवलप होता, ना स्टेम डेवलप हो रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से स्टेम, रूट और लीव्स यानी हर एक चीज़ वेल डेवलप पाई जाएगी इन द केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट होगा फॉर द कंडक्शन के लिए। अगर हम जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो जिम्नोस्पर्म को 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम कहते हैं साइकोडोप्सिडा, एक को कहते हैं कॉनिफेरोप्सिडा, और तीसरे को हम कहते हैं जेनिटोप्सिडा। साइकोडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा एंड जेनिटोप्सिडा। इसका एग्जाम्पल होगा साइकेड्स, इसका एग्जाम्पल होगा कॉनिफर्स, और इसका होगा जेनेटम। ये 3 क्लासिफिकेशन होते हैं जिम्नोस्पर्म के। जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या काम आता है, जैसे पाइनस जीगरेडिना, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं चिलगोज़ा। जो चिलगोज़ा होता है वो खाया जाता है एज ए फूड। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट में दूसरा आता है कि जो सॉफ्ट वुड बनता है वो जिम्नोस्पर्म के लकड़ी, जो जिम्नोस्पर्म की जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट वुड की होती है। इसका कारण ये होता है जो ट्राइकीड्स होते हैं वो काफ़ी खुले खुले होते हैं, इसी वजह से वो सॉफ्ट वुड होती है। जिम्नोस्पर्म से प्लास्टिक भी बनाया जाता है, और एफ्रेडिन नाम का एंटीबायोटिक भी जिम्नोस्पर्म से ही ऑब्टेन किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई जिम्नोस्पर्म के बारे में।